गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज और वीडियो दोनों गुड क्लियर? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? यस सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास चालू कर रहा हूँ, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको ना, उसको कंप्लीट करोगे आप लोग। अभी भी कई बच्चे हैं, आप अपने उसको बंद कर लीजिए, ऑडियो बंद कर लीजिए। निशा, ऑडियो को बंद कर लीजिए। सोमेश, निकिता, अंकित, बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। सभी अपने उसको बंद कर लो, ठीक है। अब आप लोग चैट के द्वारा ना, चैट के द्वारा मुझे आप लोग रेस्पॉन्स देंगे। अच्छा, आपको जब कोई आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं? ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी उसको आप क्वेश्चन भी कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। आप लिखे मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरस्तु ने किस आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में विभाजित किया? बता सकता है कोई? कोमल, मीणा, निकिता, कोई बता? पायल, कोई बता सकता है कि अरस्तु ने किस आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा? कौन से वर्गों में? कोई बता रहा है क्या? आंसर दे सकते हैं आप लोग अपने ऑडियो। एनेमा। हाँ, इनेमा, इनेमा और एनेमा बताया था। किस आधार पर? किस आधार पर बच्चों? किस आधार पर? आधार क्या था? किस आधार पर? महेंद्र, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आरबीसी। यस सर। आरबीसी के आधार पर, आरबीसी के आधार पर उन्होंने दो वर्गों में डिवाइड किया, एनेमा और इनेमा। एनेमा और इनेमा, ठीक है बच्चों। आवाज क्लियर आ रही है सब तक? आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो में, आपको अपने कैमरे में कितने फोटो नजर आ रही है मेरे अलावा? सर ओनली वन। ओनली वन। भानु, ये एक स्टूडेंट है जीएफ के नाम से। कौन जुड़ा हुआ है? आप अपने उसको बंद करो, आप म्यूट करो अपने आवाज को। आप सभी अपने आवाज को म्यूट करो। ठीक है बच्चों, आप चैट के द्वारा मैसेज देंगे, मैं आपको ना म्यूट ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ समय के लिए म्यूट ऑल कर रहा हूँ आपको मैं। चैट के द्वारा मैसेज देंगे आप, ठीक है। अब चैट के द्वारा मैसेज देंगे आप लोग, कोई भी बात बतानी होगी, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन और लिखो जल्दी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, जल्दी फटाफट लिखो। पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा किस आधार पर, किस आधार पर, किस आधार पर रखी गई? तो मैंने बता दिया था कि आर एच व्हिटकर ने सदियों को कुछ निश्चित आधार कर दो, कुछ बेस, यानी कोई ना कोई बेसिस होता है, निश्चित आधारों पर उन्होंने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। और वो बता दीजिए, पहला था कोशिका की जटिलता, दूसरा था जीवों की जटिलता, तीसरा था पोषण, और चौथा क्या था? पारिस्थितिकी, यानी प्रकृति में उसका योगदान। क्योंकि प्रकृति में कोई या तो अपघटक है, या कोई उपभोग है, या फिर कोई उत्पादक है, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे बता दीजिए, प्रकृति के अंदर उपभोक्ता, प्रकृति में कौन से जगत के जो जीव हैं
वो उपभोक्ता का कार्य करते हैं। प्रकृति में कौन सी जगत के जीव उपभोक्ता का कार्य करते हैं? चैट के द्वारा ही मैसेज डालें आप लोग। तो बता पा रहा है क्या? प्रकृति में कौन से जीव हैं जो उपभोक्ता का कार्य करते हैं? उपभोक्ता मतलब सॉरी उत्पादक का। उत्पादक का कार्य कौन करता है? उत्पादक का कार्य कौन से जगत के जीव करते हैं? प्लांटी। ठीक है, सानी का जवाब है प्लांटी। और बच्चों कुछ प्रोटिस्टा भी। कौन? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वो जिनमें लवक या यूं कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, वो भी भोजन बना सकते हैं। निशा का जो एनिमेलिया, एनिमेलिया का आंसर तो क्या? एनिमेलिया तो उपभोक्ता सही है, उत्पादक प्लांटी आ गया। और पायल का जवाब है प्रोटिस्टा। लेकिन प्रोटिस्टा में सभी नहीं, केवल प्रोटिस्टा में सभी नहीं, ठीक है, प्रोटिस्टा में सभी उसमें शामिल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग बच्चों, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे वायरस। वायरस बच्चों, वायरस का मतलब आप लोग पहले समझे। वायरस का अगर बात हम करें, वायरस का अर्थ होता है बच्चों पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर, जहर या विष, यानी विष के कण को हम लोग क्या कर सकते हैं? वायरस। आराम समझे। वायरस का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है पॉइजन या जहर या विष। पॉइजन या जहर या विष। अब बात हम करते हैं, वैसे हम लोग जानते हैं वायरस, वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी सिंपल सी बात है, टू स्टडी ऑफ वायरस। ओके बच्चों, यानी वायरस के अध्ययन को विज्ञान के बाद अगर जिसमें वायरस को अध्ययन उसे क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी बोलते हैं। ओके, और हम जानते हैं वायरस अगर बात हम कर सकते हैं तो लिविंग, मैंने बता दिया था आपको, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव की अगर बात हम करिए, कौन बच्चों? योजक कड़ी है। योजक कड़ी का अर्थ अभी बता दूंगा, कनेक्टिव है। यानी वायरस जैसे कि यूग्लिना बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया मोनेरम यूग्लिनोइड, अगर आपको याद है तो यूग्लिना। सर मियोसिस विभाजन क्या होता है? स्थानीय कारक। बच्चों मियोसिस का मतलब आप समझे, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करते हैं वह कोशिका विभाजन जो केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, और उसमें एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिका बनती है। और मियोसिस विभाजन 2 चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। बच्चों जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि आपने ये पर्सन मेरे से उसने प्रशांत ने पूछा था, मैं वापस एक बार बता दूं, मियोसिस और एक होता है माइटोसिस और एक होता है एमाइटोसिस। 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। एमाइटोसिस का मतलब होता है ये निम्न वर्ग के प्राणी में होता है जिनमें किसी प्रकार से गुणसूत्रों का या केंद्रक यानी केंद्रक का विभाजन या गुणसूत्र विभाजन नहीं होता। सिंपल सी बात है। अब बात आती है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस का अर्थ होता है जब ये मियोसिस विभाजन अगर पूछे आपने तो अर्धसूत्री विभाजन केवल कौन सी कोशिका में होगा? 12 कोशिका में। ये ध्यान दो 12 कोशिका में होगा। और कौन सी कोशिका में? जननांगों की यानी सेक्स कोशिका में ही होगा, यानी जर्मिनल सेल्स में होगा और द्विगुणित होगा। एक द्विगुणित कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिका बनती है। और एक अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार होता है कि ये द्विगुणित कोशिका है, इसमें मियोसिस फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो पहले इस द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित कोशिका बनेगी, ये ध्यान दो। और फिर अगले चरण में प्रत्येक अगुणित कोशिका से 2-2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये सभी कोशिका क्या होती है? अगुणित होती है। और ये कौन सा विभाजन हो गया? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 2 चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। दोनों चरणों को मिलाकर एक द्विगुणित मात्र कोशिका, ये देखो तो ये कौन सी कोशिका है? मदर सेल। मतलब ये वो कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इस द्विगुणित पेरेंटियल या मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होने से कितनी कोशिका बन रही है? 4। ये देखो ये चारों, और ये चारों कोशिका कैसे बन रही है बच्चों? आप देख पा रहे हो अगुणित बन रही है। मतलब कैसे बन रही है? अगुणित। और ये विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन हमेशा कौन से अंग में होता है? जननांग यानी सेक्स ऑर्गन्स में होगा। और इससे मिलकर यानी इससे इस विभाजन बनने वाली सभी कोशिका क्या होती है? हैप्लोइड होती है। हैप्लोइड। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये समझ आ गया आपके?
यहां तक समझ आ गया कि अर्धसूत्री, देखो विभाजन का चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन अगर बात हम करें, यस सर पहले तो अर्धसूत्री विभाजन को लेकर ध्यान दो, वह कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। तो अगर मैं बोला इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 2n है, तो इसमें कितनी है, n, मतलब आधी, और 2n की माना इसमें गुणसूत्र 2n माना 8 है, तो इसमें कितनी होगी, 4 होगी, समय 4 होगी। तो संतति, ये कौन सी कोशिका है, संतति यानी डॉटर सेल्स है। तो इन अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका यानी अपनी मदर कोशिका के गुणसूत्र संख्या से क्या होगी, आधी होगी। अगर ये हमारी कोशिका माना ही मानव कोशिका है, तो बच्चों मानव की द्विगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, बताओ देखें। चलो मानव की द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप बताइए। मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बच्चों बताइए। मैंने आपको वो कर दिया, अनम्यूट कर दिया। मानव की एक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, को बता सकता है क्या, 23, 46, शाबाश, 46 आंसर आ गया, 46 होती है। कौन सी कोशिका में, 2n कोशिका में। तो बताओ इस 2n कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनेगी वो कैसी होगी, n, अगुणित। और अगुणित कोशिका वो होती है जिसके प्रत्येक केंद्रक में गुण संख्या कितनी हो, हर गुण कितनी बार, एक बार हो। तो बताओ अगर हमारी 2n कोशिका में गुणसूत्र संख्या 46 है, तो अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 23। अब तो आ गया कौन सी विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। और आपको ये भी ध्यान है कि अगुणित कोशिकाएं हमारे शरीर में केवल युग्मक बनते हैं, जो नर में तो कहलाते हैं शुक्राणु और मादा में क्या कहलाते हैं, अंडाणु। अंडाणु शुक्राणु के अलावा बाकी सभी कोशिकाएं हमारे बच्चों क्या होती है, 2n होती है। उसी प्रकार आप ध्यान दो, अगर ये मानव की बात है तो हर प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, 2n। क्या लिखते हैं बच्चों, सभी सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है जिसे 2n कहते हैं। और ये 2n गुणसूत्रों की संख्या हर प्राणी में अलग अलग होती है। सुन रहे हो क्या आप, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि जैसे मैंने अभी बता दी, जैसे ड्रोसोफिला 2n बराबर 8 है, तो ड्रोसोफिला की 2n कोशिका गुण कितने, 8, तो इसकी n कोशिका में कितने होंगे, 4, कितने होंगे, 4। तो यह इसकी n कोशिका बनेगी कैसे, अर्धसूत्री विभाजन से। तो इतना ध्यान दो, समसूत्री विभाजन, तो देखो समसूत्री विभाजन से तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2, और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की क्या होगी, समान होगी। अब देखो, हालांकि आपने बीच में टॉपिक छेड़ दिया, थोड़ा जल्दी देखो ये तो अर्धसूत्री विभाजन में बार बार अर्धसूत्री विभाजन ओनली कौन सी कोशिका होता है, ओनली 2n कोशिका में होगा, ओनली 2n कोशिकाओं में। और जो माइटोसिस है ये कौन सा है, ये मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन। और ये कौन है, सम, तो नाम ही पता लगा समसूत्री। ये विभाजन सभी कोशिका में हो सकता है, मतलब 2n में, n में, 3n सभी कोशिका में हो सकता है। और आप जानते हैं 2n कोशिका में प्रत्येक गुण कितनी बार, 2 बार। 2n में प्रत्येक कितनी बार, 2 बार प्रत्येक गुणसूत्र, n में 1 बार, 3n में 3 बार, 3 बार में 4 बार, हर गुणसूत्र 4 बार। अच्छा मुझे एक बार मुझे बताइए, देखिए आप ये बताइए, ये प्रश्न का जवाब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप अपने परिवार में कितनी बार है, 1 बार। आवाज अपने स्कूल में, आपके स्कूल में 1 बार। एक बार। हाँ, हम सब 1 बार ही है ना। तो वही मैं कह रहा हूं आपको, तो n का अर्थ क्या होता है, यस सर। तो आप ध्यान दो, समसूत्री विभाजन, अभी आपका पॉइंट ये नहीं है आज का, लेकिन आपने पूछा तो जवाब दूं। जो परिवार समझो, समसूत्री मतलब इस विभाजन में जो कोशिकाएं बनती है, ये तो मैंने बता दी थी आपको रूरल बच्चों का याद हो तो, कोशिका विभाजन या सेल थ्योरी कि सभी नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। और मैंने लिखा था वहां पर ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बताया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और वहां पर हमने क्या लिखा था कि सभी नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है ना, मतलब ऑल न्यू सेल्स अराइजिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बताया था ना हमने।
राइट। और सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन गुण होते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन हो, ये जो समसूत्री विभाजन होगा तो ये 12 कोशिका, किसी को एक कोशिका नाम क्या रखा आप लोगों ने? मदर सेल। ये ध्यान दो, मदर सेल। मदर क्यों रखा? क्योंकि ये कोशिका विभाजन करे। और ये इसका ये कौन है? केंद्रक। सब जानते हैं आप, ये जो ये कोशिका ये केंद्रक, और केंद्रक गुणसूत्रों की संख्या को आपने क्या लिख दिया? 2n। समझो इसको, 2n मतलब प्रत्येक को 2 बार है ऐसे मानो। तो ये कोशिका 2n है। अब ये कोशिका विभाजन कर रही है। क्या कर रही है? विभाजन। तो जब विभाजन करने जाएगी तो ये कोशिका जो विभाजन होगा तो इस एक से कितने कोशिका बनेगी? 2 बनेगी। और दोनों ही कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अपनी मां के बराबर होगी। तो मैंने कहा इस कोशिका में गुणसूत्र संख्या क्या है? 2n। इसमें भी क्या है? 2n। इसमें भी क्या है? 2n। एक से कितने बनी? 2। ये कौन सी विभाजन? समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मदर कोशिका के गुणसूत्रों के बराबर। तो मैंने कहा इस कोशिका गुण संख्या 2n बराबर 4 है। तो इनमें भी कितनी होगी? 4। इसमें क्या होगी? 4 होगी। 4। ये कौन विभाजन है? समसूत्री। समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है। यानी समसूत्री विभाजन सभी कोशिकाओं में होता है। एक बात। और एक समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिका बनती है? 2। राइट। और दोनों ही कोशिकाएं जो, और अब बात आती है बच्चों, इन कोशिकाओं का नाम क्या होगा? इनका नाम क्या होगा? संतति कोशिका, मतलब डॉटर सेल। तो संतति कोशिकाएं भी कैसी है? 2n 2n। और इनकी मां जो थी, मां भी कौन सी है? 2n है। तो आपने क्या देखा कि डॉटर सेल्स में गुणसूत्र संख्या मदर सेल्स की बराबर है क्या? हाँ। और कितनी डॉटर सेल बन रही है? 2। 1 से 2। अर्धसूत्री में आओ। अर्धसूत्री केवल किसी में होता है? 2n कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन कभी भी n कोशिकाओं में नहीं होगा। अब देखो हम की बात हम करें, अगर मैंने कहा ये कौन सी कोशिका? n कोशिका है, और ये और n कोशिका, ये कौन सी कोशिका? मदर सेल है। इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री होगा, तो कितनी कोशिका बनेगी? 2 बनेगी। 2। राइट। अब दोनों को यानी संख्या कितनी बनी? 2 बन रही है। दोनों की गुण संख्या मात्र कोशिका बराबर है। तो समसूत्री विभाजन तो n और 2n सभी कोशिकाओं में हो सकता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल n 2n कोशिकाओं में। कौन सी कोशिका? 2n कोशिका। और वो कोशिका कहां पाई जाती है? सेक्स ऑर्गन्स में। सेक्स ऑर्गन्स में पाई जाएगी। जैसे मानव नर के वर्षण में इन्हीं कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? शुक्राणु। और मादा के अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु। इसलिए शुक्राणु और अंडाणु नामक कोशिकाएं जो होती है वो कैसे होती है? अगुणित होती है। राइट। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। ये ध्यान से सुन लो। तो ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया। यानी अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनती है वो कैसी बनती है? n बनती है। क्या बनती है? n। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? चलो ठीक है। Yes, sir. सर। अब अपने वापस अपने चैप्टर पर आ जाइए। आप जल्दी से अपने चैप्टर चल रहा था वायरस का। जल्दी जो टाइम तो खराब नहीं हुआ, समझ में आना ही चाहिए आपके। अब जो वायरस सजीव निर्जीव के दोनों की बात, यानी वायरस की बात हम करें, बच्चे सुन रहे हो क्या? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को बोलते हैं वायरस का मतलब क्या होता है? विषैला कड़ी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है। अब जो सर्वप्रथम इसका खोज करता था इवानोवस्की ने इसकी क्या की बच्चों? खोज की। यानी कह सकते वायरस का खोज करता। यानी वायरस की बात हम करें, द फादर ऑफ वायरस कौन है? इवानोवस्की ने देखा। और इवानोवस्की ने इसको क्या नाम दिया बच्चों? वायरस नाम दिया। यानी इवानोवस्की ने सबसे पहले पादपों में एक मोजेक रोग, पादपों की पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। मैं बता दूं, पादपों की हरी पत्ती में सफेद रंग के हल्के हरे रंग के हल्के सफेद रंग के धब्बे बन जाते। इसी रोग का नाम होता है बच्चों मोजेक। सुनना, अभी बरसात आ रही है, बरसात में आपके आसपास देखो खीरा, ककड़ी, तोरई आदि देखो, बैंगन आदि के पादपों में देखोगे इनकी पत्तियों में व्हाइट कलर के बच्चों धब्बे बन जाते हैं। सुना देखा आप कभी? और खास तौर पर बच्चों खीरा, ककड़ी, तोरई, अगर आप खेती जानते हो तो देखा होगा चौड़ी पत्ती वाले पादपों की पत्तियों में हल्के धब्बे बन जाते हैं। देखना एक बात मेरे कहने से, उन्हीं हल्के धब्बों को, और वो धब्बे बनते कैसे? हरी पत्ती में, पत्ती कैसे होती? हरी, और हरी पत्ती में हल्के गहरे रंग के, हल्के व्हाइट और हल्के रंग के धब्बे जो बन जाते हैं वो रोग है मोजेक। और ये रोग किससे होता है बच्चों? वायरस। ये ध्यान देना, पादपों की पत्तियों में हल्के धब्बे जो बनते हैं बच्चों, उस रोग का नाम क्या है? मोजेक है। मोजेक का अर्थ आप सुन लो एक बार आराम से। मोजेक का अर्थ होता है हल्के धब्बे। जैसे कि
सिंगर और निकोलसन है। किसी का वो माइक चालू है? अरे किसी का माइक चालू? महेंद्र, महेंद्र माइक बंद करो। महेंद्र, महेंद्र अपना माइक बंद करो बेटा, माइक चालू आपका। बच्चों कुछ बच्चों को माइक चालू, माइक बंद कर लीजिए। महेंद्र, महेंद्र आवाज आ रही तो आवाज, अपने माइक को बंद करो बेटा। महेंद्र बेटा अपने माइक को बंद कीजिए आप। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ अब जानिए दो अब देखो ध्यान दो, मोजेक रोग का सुना आ रहा है। मोजेक अर्थ क्या होता है? मोजेक रोग किससे होता है? वायरस से। एक बार पकड़ लो। और ये रोग किसका होता है? पादपों का। इस रोग में क्या होता है बच्चों? पत्ती की जो हरे रंग का जो पत्तियों, और पत्तियों में हरा रंग किसकी वजह होता है? स्टार्च की वजह से। पत्तियों का हरा रंग एक तो होता है पर्ण हरित की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, और एक होता है उसमें स्टार्च का संग्रह होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जब ज्यादा होता है तो वायरस क्या करता है? पत्तियों के स्टार्च को खाना शुरू करता है। समझ आ रहा है आपकी? कुल मिलाकर जिससे पत्तियों का रंग कैसे होने लगता है? हल्का हरा। हल्का हल्के धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे जब होते हैं पूरी पत्ती व्हाइट रंग की या व्हाइट धब्बों में बदल जाती है। इन्हीं धब्बों के रोग को बोलते हैं मोजेक। तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले, या इवानोव्स्की पादपों के अंदर कौन से रोग को देखा? मोजेक। बच्चों समझ आ रहा है क्या? मोजेक डिजीज। मोजेक, और इसी मोजेक डिजीज के रोग जनक का क्या नाम दिया उसने? वायरस। बच्चों इवानोव्स्की ने सबसे पहले मोजेक रोग के रोग जनक को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया उसने? वायरस दिया। समझ आ गया? और सबसे पहले तो वायरस को लेकर बता दो। वायरस यू कह सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये ध्यान दोगे, वायरस जो होते हैं, यानी वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये ध्यान सुनना, छोटे होते आता है। यानी कुल मिलाकर जो बैक्टीरिया को छानने का फिल्टर होता है बच्चों, ये फिल्टर जैसे जानते अपने घर के छाननी होती है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया फिल्टर, यानी बैक्टीरिया अगर बात हम कर सकते हैं, आप सुन रहे होंगे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एक चलनी होती है, उसमें से भी ये छन सकते हैं, क्योंकि इनका आकार जीवाणु से भी क्या होता है? छोटा। अतः ये जीवाणु, अब मेरी बात समझ में आ रहा होगा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी क्या हो सकते हैं बच्चों? छन सकते हैं। क्यों छन सकते हैं? क्योंकि इनका आकार बैक्टीरिया से भी क्या होता है? छोटा होता है। ओके, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है बच्चों वो फिल्टर जिसको बैक्टीरिया पार नहीं कर सकते। बैक्टीरिया जैसे आप लोग जानते होंगे, हमारे आरओ प्लांट होता है बच्चों, या हमारा आरओ होता है ना बच्चों, जिसको पानी छाने के लिए लगा आरओ मशीन, तो आरओ मशीन के अंदर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगाते हैं। ये प्रूफ इसका मतलब होता है कि इस हमारे पानी में अगर बैक्टीरिया होगा तो वो छनकर नहीं आ पाएगा। अब मेरी बात समझ, आवाज आ रही है बच्चों यहाँ तक? यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, हाँ, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होता है बच्चों? जो जीवाणु को छनने से रोकता है, लेकिन वायरस उससे भी छनकर आ सकते हैं। अतः इनका आकार इससे भी क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। सुन रहे हो क्या आप? इनसे भी छोटा होता है। अब बच्चों ध्यान दो, बैक्टीरिया को लेकर डब्ल्यू बेंजेरिक, डब्ल्यू बेंजेरिक ने, ये ध्यान दो, डब्ल्यू बेंजेरिक ने इसको संक्रात्मक जीवित दर्व का, यानी वायरस को उसने क्या नाम दिया? संक्रात्मक जीवित दर्व। यानी डब्ल्यू बेंजेरिक ने वायरस का नाम क्या दिया? संक्रात्मक जीवित, यानी संक्रात्मक जीवित तरल नाम दिया। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों? संक्रात्मक यानी कंजेक्टिव वाइवम, सुन रहे हो क्या? कंजेक्टिव वाइटम फ्लूइडम नाम दिया, यानी संक्रात्मक जीवित तरल दिया। क्यों? इन्होंने क्या किया बच्चों? तंबाकू पादप के अंदर, ये ध्यान दो, तंबाकू पादप में एक मोजेक रोग होता है, तो तंबाकू की मोजेक रोग से ग्रसित जो पत्तियां थी, उन पत्तियों को तोड़कर उसने उनका रस निकाला, और उस रस को उन्होंने एक सामान्य एक स्वस्थ पादप पर डाला, तंबाकू पर। तो देखा कि उस रस में पाए जाने वाले वायरस जो है वो स्वस्थ पादपों को भी क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। बच्चों जैसे अभी पूरा विश्व किससे लड़ रहा है? कोरोना वायरस से। और आप सब जानते हो वायरस, और वायरस कौन सा है? कोरोना। और कोरोना वायरस, जिस प्रकार कोरोना वायरस की बात करें उसी प्रकार से वायरस कई प्रकार होते हैं। और वायरस जो होते हैं, एक बार ध्यान दो, आराम से एक ही स्टेप पढ़े, एक जल्दी नहीं करेंगे। बेंजेरिक ने क्या किया? तंबाकू के पादप में, तंबाकू के पादप में एक रोग होता है तंबाकू मोजेक रोग, सुना आराम से।
इस रोग में तंबाकू की पादप की पत्तियों में हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित तंबाकू यानी टोबैकम प्लांट की पत्ती को लिया और उसका क्या निकाला, रस। सुन रहे हो क्या? उस रस को, उस तरल को उसने क्या किया, अन्य सामान्य यानी स्वस्थ तंबाकू के पादप की पत्ती पर डाला। तो क्या देखा उसने कि कुछ दिनों के बाद में जो स्वस्थ पादप थे तंबाकू के, उनमें भी कौन सा रोग हो गया बच्चों, कौन सा रोग हो गया, मोजेक रोग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस जो है, वायरस एक संक्रामक जीवित तरल है क्या? अच्छा एक बार चलो एक बार मैं आपको बताऊं, चलो बच्चों ठीक है, अभी ये कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा नहीं फैल रहा? फैल रहा है, आवाज। और फैलने वाले रोगों में क्या बोलते हैं, संक्रामक। संक्रमण। तो सबसे पहले बेंजेरिक ने तो बताया कि वायरस अपने में कौन है, संक्रामक है। और बेंजेरिक ने इसको जीवित तरल क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने तंबाकू की मोजेक रोग से ग्रसित पत्ती को लिया। उस पत्ती में क्या वायरस था क्या? हाँ। उस वायरस की वजह से ही तो दूसरे अन्य तंबाकू की पत्तियों पर रोग हुआ, इसलिए इसका नाम क्या बोला, कंजेटिव। सुन रहे हो क्या? कंजेटिव वाइवम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल का। ओके बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलो ठीक है, अब बात आती है, अब अगला व्याख्यान स्टर्नले। ये स्टर्नले ने सर्वप्रथम इसको तंबाकू पादप की पत्ती से इस वायरस प्राप्त किया। और वायरस कौन प्राप्त किया उसने? टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस सुनो बच्चों, तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक वायरस यानी ये वो वायरस है तंबाकू मोजेक यानी तंबाकू की पत्ती में। इससे कौन सा रोग होता है बच्चों? तंबाकू मोजेक रोग। इस रोग में क्या होता है बच्चों, तंबाकू की जो पत्ती होती है बच्चों, तंबाकू की पत्ती, तो तंबाकू की पत्ती में हल्के हल्के क्या बन जाते हैं, ये देखो इस प्रकार से क्या बन जाते हैं बच्चों, ये धब्बे बन जाते हैं। और पूरी की पूरी पत्ती में व्हाइट व्हाइट धब्बे बन जाते, चक्के बन जाते हैं। तो ये पत्ती यहां से कौन से रंग की है, हरी, और यहां से कौन से रंग की हो गई, सफेद। तो आपने क्या देखा कि तंबाकू की पत्ती में व्हाइट व्हाइट धब्बे बन गए। इसी व्हाइट व्हाइट धब्बों की वजह से ये संरचना किसकी तरह बन गई बच्चों, मोजेक। बच्चों समझ आ रहा है क्या? यानी हरी पत्ती में सफेद रंग के छोटे छोटे हल्के हल्के धब्बे बन जाने का नाम ही क्या है, मोजेक। और मोजेक रोग प्राय कौन से पत्ती में होता है, तंबाकू में, टमाटर में, कॉलीफ्लोर में, बैंगन में। सुन रहे हैं? और इस वायरस तंबाकू, और आपको बता दूं ये तो सबसे पहले स्टर्नल है, यानी स्टर्नल ने सबसे पहले कौन से वायरस को प्राप्त किया बच्चों, टीएमवी वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस। टीएमवी का पूरा नाम बताओ, टोबैको मोजेक वायरस। ये वायरस कौन से जीवों में रोग पैदा करेगा, तंबाकू के अंदर। ये टीएमवी वायरस। दूसरे में अब आगे बताऊं, ये वायरस यानी वायरस जो होते हैं, वायरस को लेकर सबसे बड़ी विशेषता मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसका आप ध्यान दोगे। यानी स्टर्नल ने सबसे पहले तंबाकू मोजेक वायरस को का क्या किया बच्चों, क्रिस्टलीकरण का अर्थ प्राप्त किया, यानी कणिकाओं में प्राप्त किया। चलो ये तो मैंने बता दिया, अब आगे आ जाओ। वायरस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वायरस जो होते हैं वो जो परपोषी विशिष्ट होते हैं। ये ध्यान सुनो, वायरस परपोषी विशिष्ट होते हैं, इसको विशेष ध्यान से लिखना। यानी ये होस्ट इसमें जो होते हैं। और दूसरा क्या होता है, अविकल्पी परजीवी होता है, ऑब्लिकेट पैरासिटिव। बच्चों इस लाइन को समझना पहले एक बार, सभी बच्चे मेरे बात को सुनो। जो परपोषी विशेष क्या होते हैं पहले सुन लो। वायरस जो होते हैं, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों है। और वायरस अपने जिस सजीव पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वायरस में किसी प्रकार की ना कोई कोशिका है, ना कोई केंद्रक है, ना कोई जीव ध्रुव है। अतः वायरसों में किसी प्रकार उपापचय क्रिया नहीं होती है। बस वायरस सजीव क्यों है, क्योंकि वायरस जनन कर सकते हैं और जनन कार्य गुणन कार्य अपनी संगवृद्धि करते हैं। लेकिन वायरस अपने परपोषी सजीव कोशिका यानी जिस कोशिका पर ये निर्भर रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस का परपोषी कौन है, हम है, मानव है। तो कोरोना नामक वायरस मानव शरीर में, केवल किसमें बच्चों, मानव शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो ये वायरस क्या बन जाता है, सजीव की तरह व्यवहार करता है। बताऊंगा भी, सजीव की तरह। और हमारे शरीर के बाहर क्या हवा में या हमारे शरीर के बाहर कोरोना वायरस है, हाँ। और कोरोना ही बल्कि बच्चों हजारों प्रकार का वायरस है। तो ये वायरस जब अपने परपोषी शरीर के बाहर या परपोषी कोशिका के बाहर रहते हैं, तब किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों, ये निर्जीव। सुन रहे हैं क्या बच्चों,
यानी परपोषी अपने, यूं कह सकते हैं वायरस अपने परपोषी कोशिका बाहर जो रहते हैं वो किस तरह व्यवहार करते हैं, निर्जीव की तरह, और कोशिका के अंदर किस तरह व्यवहार करते हैं, सजीव की तरह। तो वायरस कौन है, सजीव और निर्जीव। मैंने कहा बच्चों इस कमरे में क्या हवा में कोई वायरस अगर है तो क्या वो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। और जब ये अपने परपोषी कोशिका, तो इसका मतलब हो गया कि हर वायरस में एक निश्चित वायरस एक निश्चित परपोषी में ही रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, टीएमबी वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस का परपोषी कौन है, तंबाकू है। क्या तंबाकू मोजेक टीएमबी वायरस क्या टमाटर, गोभी, आलू, बैंगन या मानव, गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा आदि सजीव कोशिका में भी रह सकता है क्या? तो जवाब आएगा नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये परपोषी विशिष्ट है, यानी निश्चित वायरस एक निश्चित परपोषी में ही अपने आप को सजीवता का गुण प्रकट करता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, परपोषी विशिष्ट। ध्यान से सुनना। दूसरा क्या होता है, अविकल्पी परजीवी, मतलब कोई भी वायरस अपने परपोषी के अभाव, जिस कोशिका में वायरस रहता है उस कोशिका के अभाव में वायरस निर्जीव की तरह रहता है, अपना पोषण या अपना सजीवता गुण प्रकट नहीं करता। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। अविकल्पी परजीवी का अर्थ है कि वायरस एक निश्चित कोशिका में ही रहते हैं। सुनना, उस कोशिका के अभाव में वायरस हमेशा क्या बने रहेंगे, निर्जीव। मतलब एक वायरस क्या एक से अधिक कोशिकाओं में भी जीवन यापन कर सकता है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। जैसे कोरोना वायरस का परपोषी कौन है, मानव है। सुनना एक बात, मानव कोशिका के बिना या मानव कोशिका के अभाव में ये कोरोना वायरस क्या बना रहता है, निर्जीव। क्योंकि ये दूसरे परपोषी कोशिकाओं में अगर चला भी जाएगा तो वहां पर सजीवता का गुण प्रकट नहीं करेगा। चलो बच्चों टाइम ज्यादा हो रहा है, तो कुल मिलाकर हमने देखा तीसरा क्या हुआ कि वायरस जो होते हैं, यानी ध्यान देना, वायरस अपनी परपोषी कोशिका, ये मुझे लगता है परपोषी कोशिका कौन सी, जिस कोशिका में वो रहता है, ठीक है। परपोषी कोशिकाओं में किसके गुण प्रकट करता है, सजीव गुण प्रकट करता है, ये ध्यान देना। और चौथा, वायरस जो होते हैं वो अपनी परपोषी कोशिका के बाहर किस तरह व्यवहार करते हैं, निर्जीव। अब मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? यानी वायरस अपनी परपोषी कोशिका के बाहर तो किस तरह व्यवहार करेगा, निर्जीव। जैसे ध्यान दो बच्चों, एक एग्जाम दे रहा हूं, एक एग्जाम बता रहा हूं, आपको ध्यान देना। और वायरसों के बहुत से रोग है, अगर बात हम करें, एक वायरस का नाम बता रहा हूं, जैसे माना जा रहा है, एक वायरस का नाम है HSV, सुना नहीं होगा आपने। एक नाम सुना होगा HIV, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? कोरोना चली गया, H1N1 वायरस सुना होगा, रेप्टो वायरस सुना होगा, मम्स है, मिजल्स है, सुने कि ना इनके नाम? यस सर। वायरस जंतु और पादप दोनों के अंदर रोग पैदा करता है, लेकिन जंतु वायरस केवल किन में रोग पैदा करेंगे, जंतुओं में, और पादप वायरस पादपों में। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, HIV नामक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, इस वायरस से कौन से परपोषी या कौन से जीव में एड्स रोग होता है, बताओ? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली या मानव? मानव। आवास। तो HIV नामक वायरस मानव कोशिकाओं में जाकर किसकी तरह व्यवहार करेगा, सजीव। मतलब क्या करेगा, जनन करेगा और अपना गुणन करके अपनी वर्दी। लेकिन मानव कोशिका के बाहर, यानी हमारे शरीर के बाहर, ये HIV क्या बना रहता है, नहीं, ये क्या बना रहता है, निर्जीव। इसी प्रकार अभी एक मैंने बारे बताया था आपको, याद करो, TMB, तंबाकू मोजेक वायरस का परपोषी कौन है, तंबाकू का पौधा। वेरी गुड, तंबाकू। क्या ये तंबाकू मोजेक वायरस तंबाकू पादप के बिना भी क्या टमाटर, गोभी, आलू, मटर आदि, बैंगन आदि पादपों की कोशिकाओं में भी रह सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। बस अब तो समझ, इसी गुण को बोलते हैं परपोषी विशिष्ट। और अपने परपोषी के अभाव में ये हमेशा क्या बना रहता है, निर्जीव। तो मैंने लिख दिया आपके सामने, देखो ओके, वायर परपोषी कोशिका के बाहर निर्जीव रहता है। और निर्जीव किस रूप में रहेगा, कोई कण, जैसे बजरी कण, हालांकि इतना छोटा होता है कि हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको बोला बच्चों, बजरी का कण या मिट्टी का कण क्या है, निर्जीव है। उसी प्रकार वायरस भी एक कण के रूप में होता है, लेकिन जब ये कोशिका में चला जाता है, जैसे मैंने बोला, कई साइंटिस्ट बोलते हैं, हम लोग 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि भाई कोरोना हवा में है, कोई कहता है मानव के उसमें कफ में है या उसके ड्रॉप में है ना, बोलते हैं कई बार। तो मैंने बोला मानव इस कोरोना वायरस का परपोषी को नाम है। तो अब मुझे तो आप बच्चों
क्या अगर कोरोना वायरस इस डेस्कटॉप पर या इस मार्कर पर है तो इस समय वो निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव। ठीक है, अब तो आ गया। निर्जीव। हाँ, वेरी गुड। और निर्जीव का मतलब जिसमें निर्जीव का गुण है, तो वायरस में दोनों गुण है, सजीव और निर्जीव। अब मैं जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ, इसको पूरा कर लिया आपने। और ये मैंने ये बात जरूर ध्यान रखिए। ये आगे जल्दी, अब देखो बहुत सी बातें हमारे पास है। अब वायरस के कौन से गुण? सजीव के। ध्यान जल्दी, वायरस के सजीव गुण। बच्चों मेरे साथ लिख रहे हैं क्या? वायरस के सजीव, यानी कैसे कह सकते हैं कि वायरस सजीव है? तो सबसे पहली बात